एक भारतीय सैनिक जिसने भारत के लिए लगभग सभी युद्ध लड़े। 1947 में कश्मीर के भीतर पाकिस्तान से हुई पहली लड़ाई से लेकर 1971 के बांग्लादेश युद्ध तक में अपनी जान की बाजी लगाने वाला वह सैनिक आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी ही सेना पर क्यों गोली बरसा रहा था? आखिर कौन था वह सैनिक जिसने कभी देश को धर्म से आगे रखकर अपने केस कटा दिए थे और बाद में धर्म के नाम पर ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिन्हें कभी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया था, बाद में हालात ऐसे बने कि सरकार ने उनके शव तक को परिवार को नहीं दिया। Right through. It is expected of a paratrooper, yes, and you've done it. Yeah, I know. Well, nice seeing you. Hello. Good afternoon, sir. How are you? What are you doing here? Congratulations. Well, I thought I was doing these things for 8 months. I've only done it for 8 days. आपको बता दें कि वह शख्स और कोई नहीं मेजर जनरल शाबेग सिंह थे। पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला और हिंदी समेत 7 भाषा पर अधिकार रखने वाले शाबेग का जन्म पंजाब के ख्याला गांव में हुआ था। संभावनाओं से भरे 5 फुट 8 इंच लंबे शाबेग तेज धावक, अच्छे घुड़सवार और फुर्तीले तैराक भी थे। वह बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सैनिक होना चुना था। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी जिससे चीन और पाकिस्तान तो उनके नाम से कांपते थे। 1 मई 1924 को अमृतसर में जन्मे शाबेग सिंह को 1942 में अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें भारतीय सेना के लिए चुन लिया और सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें किंग्स कमीशन मिला। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ सिंगापुर और मलाया को आज़ाद करवाया था। अपने सैनिक करियर में उन्होंने भारत की तरफ से हर लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो, 1947 में पाकिस्तान का हमला हो, या फिर 1962 की भारत चीन लड़ाई, या फिर 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। वीरता ऐसी थी कि उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर बनाया गया था। शाबेग सिंह के बारे में मज़ेदार बात यह भी है कि जिस शाबेग पर भारत के खिलाफ जाने के लिए आज पाकिस्तान कसीदे पड़ रहा है, उसी शाबेग ने एक ज़माने में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया था। तो आइए जाने उस कहानी को जो हमें ये बताएगी कि कैसे एक हीरो विलेन बना और फिर उसने ऐसा बहुत कुछ कर दिया जो साफ तौर पर देश की अखंडता के खिलाफ था। आज़ादी से पहले उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में नाम कमाया। स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए समर्पित हुए। आज़ादी के ठीक बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली हमला कराया तो शाबेग ब्रिगेडियर उस्मान के बतौर स्टाफ ऑफिसर लड़े। शाबेग से महज 20 गज की दूरी पर ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जान गंवाई थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो शाबेग तेजपुर में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में शाबेग के बेटे प्रभपाल सिंह ने बताया कि उनके पिता 1962 के युद्ध में घायल सैनिकों को अपने कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाते थे। 1965 के युद्ध में उन्होंने हाजीपीर पर मोर्चा संभाला था। 1971 में जब बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हुआ तो भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ ने उन्हें दिल्ली तलब किया, जहां उन्हें मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक गुप्त मिशन था क्योंकि भारत दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहा है। इस दौरान वह अपने परिवार से दूर रहकर गुप्त रूप से काम करते रहे, बल्कि इस दौरान पहचान बदलने के लिए उन्होंने अपने केश भी कटवा दिए थे। एक सिख के लिए ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं, लेकिन शाबेग देशभक्ति के जज्बे में इसके लिए भी तैयार हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान सेना को छोड़कर आए कई लोगों जैसे मेजर जिया और रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेन किया था, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष बने। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुक्ति वाहिनी को हथियार चलाना सिखाया, छापामार युद्ध की रणनीति समझाई। धीरे धीरे मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के अफसरों पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। वो उनके सैनिक काफिलों पर हमला करने लगे, पुल उड़ाने लगे और ये सुनिश्चित करने लगे कि पाकिस्तानी सेना तक राशन न पहुंच पाए।
शाबेग के प्रयासों से जनवरी से अक्टूबर 1971 तक बांग्लादेश में छापामार आंदोलन इस हद तक बढ़ा कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना की विरोध करने की इच्छा शक्ति करीब करीब खत्म हो गई थी। बांग्लादेश युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। 1971 के युद्ध के बाद शाबेग सिंह को जबलपुर में पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी कैंप का इंचार्ज बनाया गया। उसी कैंप में जनरल नियाजी और पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया था। इनमें से एक थे मेजर जनरल राव फरमान अली। एक बार जब शाबेग सिंह युद्धबंदी कैंप जा रहे थे तो उनके बेटे प्रभपाल सिंह ने भी उनके साथ वहां जाने की इच्छा प्रकट की, जिस पर शाबेग सिंह ने हामी भर दी। उस दिन एक पाकिस्तान जनरल ने शाबेग की ओर इशारा किया और फरमान अली से पूछा, इसे पहचाना? फरमान अली ने जवाब दिया, शायद कहीं देखा है। शाबेग ने यह सुनकर अपनी पगड़ी उतार दी। फरमान अली तुरंत बोले, यू आर मिस्टर बैग। इस पर शाबेग ने अपनी पगड़ी पहनकर कहा, आई एम जनरल शाबेग सिंह। प्रभपाल सिंह को यह घटनाक्रम कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फरमान अली से पूछा। जब फरमान अली ने उन्हें बताया कि बांग्लादेश में उनके पिता पर इनाम रखा हुआ था कि जो इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि शाबेग के ट्रेन किए मुक्तिवाहिनी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर दिया था। ये एक किस्सा है और जनरल शाबेग का करियर बहादुरी के ऐसे कई किस्सों से भरा था। बहरहाल सवाल यह उठता है कि देश को सेवाएं देने वाला ये फौजी कुछ ही सालों में पंजाब अलगाववादी आंदोलन में शामिल कैसे हो गया। दरअसल 1971 के युद्ध के बाद शाबेग की उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनाती हो गई। बरेली का इलाका काफ़ी बड़ा था। उसके अंदर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते थे। वहां रहते हुए उन्हें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की भनक लगी। जनरल शाबेग ने जब इसकी तह तक जाने की कोशिश की और उसकी जांच करने लगे तो आला अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया और आनन फानन में जनरल शाबेग सिंह को रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पर नौकरी से निकाल दिया गया, एक ऐसे क्लॉज के तहत जिसमें ट्रायल की जरूरत नहीं थी। ना कोई मुकदमा चला, ना कोर्ट मार्शल हुआ, सीधे नौकरी से बर्खास्त किया गया। इससे पहले किसी भी आर्मी ऑफिसर पर वह क्लॉज इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ तक कि ब्रिटिश आर्मी में भी नहीं। इसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने शाबेग सिंह के ऊपर 2 केस लगाए। आर्मी ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके किसी और के नाम पर ट्रक लेने का और दूसरा 9 लाख रुपए की लागत से घर बनाने का। उससे भी ज़्यादा उनकी निराशा तब और बढ़ गई जब सालों तक दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े कि कम से कम उनका ट्रायल तो हो और उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो मिले। उस पर उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जिस देश के लिए उन्होंने पूरी 12 साल की सर्विस में केवल 6 महीने का ब्रेक लिया था, सिख होने के बावजूद केश कटवा कर बांग्लादेश में मुस्लिम वेश तक रखा था। बुढ़ापे में उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। दिक्कत उससे ज़्यादा तब हुई जब सीबीआई का केस 5 साल तक खींचता रहा और वे गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह से भी मिले, लेकिन वादा करके भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इतने साल तक कोर्ट और नेताओं के चक्कर काट काट कर उनका विश्वास धीरे धीरे सिस्टम से हटता चला गया। शाबेग के भाई बेअंत सिंह ने कहा कि बात करते करते जिस रोज शाबेग की बर्खास्तगी का खत पहुंचा तो वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भोज पर गए थे। उनकी मां ने जब उनसे पूछा कि देश के लिए लड़ने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। दिक्कतें यहाँ से बढ़ती गई, उनकी पेंशन रुक गई, उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए। शाबेग की पत्नी के ब्लैडर में ट्यूमर था। उन दिनों हालत काफ़ी ख़राब थी। इस दौरान पत्नी की भी मौत हो गई, लेकिन कहीं से कोई राहत न मिली। उन्होंने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती भी दी, जिसके बाद शाबेग की जीत हुई और उन पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। अदालत के फैसले के बाद भी सरकार का रवैया नहीं बदला। इस तमाम घटनाक्रम का असर हुआ कि शाबेग के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इसी दौरान वो जनरल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में आए और उनके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे शाबेग सिंह का भरोसा भिंडरावाले में बढ़ने लगा। भिंडरावाले में यह श्रद्धा इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि दोनों ही सरकार के खिलाफ थे। दोनों को लगता था कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। भिंडरावाले के संपर्क में आने के बाद शाबेग खालिस्तान विद्रोह से जुड़ गए। उस समय भिंडरावाले के नेतृत्व ने धर्म के आधार पर अलग देश की मांग ने तुल पकड़ा हुआ था। राजनीतिक चालबाजियों से खाद लेकर खड़ा हुआ भिंडरावाले
सरकार और देश के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के भीतर से भिंडरावाले ऑपरेट करने लगा। उसने अपने मिलिट्री की जिम्मेदारी शाबेग को सौंपी। शाबेग सिंह ने भिंडरावाले से जुड़े लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और हथियार जुटाने में शाबेग सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। भिंडरावाले के कहने पर जनरल शाबेग स्वर्ण मंदिर में जाकर रहने लगे। 3 महीनों से अधिक समय तक वहां रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे भारतीय सैनिकों का स्वर्ण मंदिर में घुसना मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शाबेग का अनुभव उग्रवादियों के बहुत काम आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल शाबेग सिंह की घेराबंदी की वजह से ही भारतीय सेना को मंदिर में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए 6 से ज़्यादा टैंकों का सहारा लेना पड़ा था। जिस तरीके से हरमिंदर परिसर की मोर्चाबंदी कर उसे एक किले में तब्दील कर दिया गया था, इसमें शाबेग के मिलिट्री टैक्टिक्स और उसका अनुभव साफ झलक रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह अपनी किताब करेज एंड कन्वीनियंस में बताते हैं कि हथियारों को जमीन से कुछ इंच ऊपर रखा गया था ताकि गोली सीधी भारतीय फौज के जवानों के पैर में लगे। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ आक्रामक बलों के पैर उखड़ गए बल्कि उनके रैंक कर आगे बढ़ने का विकल्प भी समाप्त हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गोली उनके सिर में लगती। यही वजह थी कि ऑपरेशन की शुरुआत में फौज के काफ़ी सैनिक जख्मी हुए। मौके पर मौजूद भारतीय जनरल भी इस बात से वाकिफ थे कि उनका मुकाबला अनाड़ियों से नहीं बल्कि ऐसे लोगों से है जिनका नेतृत्व उन जैसा ही शख्स कर रहा है, और वो शख्स अगर उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर जरूर है। वो उन सबके साथ काम कर चुका है और उसने बांग्लादेश की लड़ाई के समय मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को ट्रेन कर नाम कमाया है। स्वर्ण मंदिर की रक्षा में किसी बहुत बड़ी रणनीति या पुराने जमाने की छापामार लड़ाई का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि वो किसी भवन का बटालियन स्तर के सैनिकों द्वारा किया गया प्लान डिफेंस था। उन्होंने एक फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर क्षेत्र को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, जहां से भारतीय सैनिकों को अपने आप को खुले में दिखाते हुए आगे बढ़ना था। यह उनकी नज़र में पहले से तय किया गया किलिंग ग्राउंड था, जिसे सेना की भाषा में FIBO फाइटिंग इन बेस्ट अप एरियाज कहा जाता है। शाबेग को यह गलतफहमी नहीं थी कि उनकी जीत होगी। वो जितना संभव हो भारतीय सैनिकों को हताहत करना चाहते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उन्हें गोल्डन टेम्पल के बाहर ही रोका जा सके। शाबेग का इस ऑपरेशन को लंबा खींचने का प्लान था। कुछ समय पूर्व फिरोजपुर के पास मोगा में एक ऐसी घटना हुई थी जब कुछ उग्रवादियों ने स्थानीय गुरुद्वारों में शरण ली थी। अर्धसैनिक बलों ने इन गुरुद्वारों को घेर लिया था, लेकिन जब कुछ धार्मिक नेताओं की धमकी दी कि यदि घेरा न हटाया गया तो वे एक जत्था लेकर मोगा की ओर कूच करेंगे, तुरंत ही सरकार पीछे हट गई और घेरा हटा लिया गया। शाबेग इस घटना से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इस रणनीति को अपनाया। हालांकि उनका प्लान इतना था कि ऑपरेशन बस इतना लंबा खींचे जितनी देर में सिख जनता बदला लेने के लिए हिंसक हो जाए और अमृतसर की तरफ कूच कर दे। हालांकि ये रणनीति सफल नहीं हुई। इससे पहले कि जनता विद्रोह करती, सेना गोल्डन टेम्पल में घुसी और 24 घंटे में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। जब भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसने की कोशिश की तो शाबेग ने अपने 200 खालिस्तानी लड़ाकों के साथ मिलकर उनका सामना किया। बताया जाता है कि यह शाबेग की ही टैक्टिक्स थी, जिससे परेशान होकर सरकार को स्वर्ण मंदिर में टैंक घुसाना पड़ गया था। अंततः भिंडरावाले के साथ साथ शाबेग भी मारे गए। शाबेग के परिवार की गुहार के बावजूद सरकार उनके शव को उन्हें नहीं सौंप रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखा कि ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर के तहखाने में शाबेग सिंह का शव पड़ा था। उनके एक हाथ में कार्बाइन थी और दूसरे हाथ के पास ही वॉकी टॉकी पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चीजें जितनी खराब हुई, जिस तरह इंदिरा की हत्या हुई, सिखों का नरसंहार हुआ, वो सब अपने आप में एक त्रासदी है। लेकिन इस त्रासदी का एक पहलू ये भी है कि पंजाब के तब के हालात ने एक ऐसे फौजी को जिसे शायद देश का हीरो समझा जाता, उसके नाम के आगे देशद्रोही जोड़ दिया गया। साल 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ महीने पहले टेलीग्राफ को जो इंटरव्यू
शाबेग सिंह ने दिया था उसमें खुलकर बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी से कई अपील की। कहा कि उनका मुकदमा या तो सिविल कोर्ट में चलाया जाए या फिर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया हो, लेकिन जल्दी किया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया। उनको आर्थिक दिक्कतें भी होने लगी थी। बावजूद उनके शाबेग सिंह ने मुक्ति वाहिनी से जुड़े भी सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी इस इंटरव्यू में नहीं दी। कहा कि देशभक्त हूं और इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। तब नहीं लगा था कि इतना कुछ होगा, लेकिन सोचिए कि अगर इस कद के सैन्य अधिकारी की उस समय की सरकार ने बातें सुन ली होती तो उनका पक्ष भी जान लेती, ठीक से जांच करवाती, मुकदमा फास्ट ट्रैक करवा लेती, तो शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार होता ही नहीं। भिंडरावाले की आर्मी से टकराने की हिम्मत ही न होती, नहीं इंदिरा गांधी की हत्या होती और नहीं हजारों सिखों को 1984 के दंगों में अपनी जान माल तथा परिवारों से हाथ धोना नहीं पड़ता। जुलाई 1984 में सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के 83 जवानों की मौत हुई, जिसमें 4 अफसर थे। इसके अलावा 273 सैनिक और 12 अफसर घायल हुए थे। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।